गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसके एनर्जी स्पेक्ट्रम, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे उसके जो एनर्जी स्पेक्ट्रम की ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एनर्जी स्पेक्ट्रम के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में वीन और रिलीजेंस ने किस तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया था, उस बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वीन की। तो वीन जो था उसने एक विकिरण नियम दिया था जिसके आधार पर उसने इस कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। वीन का जो विकिरण नियम है वो ऊष्मागतिकी के आधार पर उसने दिया था, थर्मोडायनेमिक्स को बेसिस माना था और इन वक्रों को समझाने की कोशिश करी थी। वीन ने कहा कि किसी तापमान T पर तरंगदैर्ध्य परास लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य विकिरणों के लिए कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा जो है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। यानी लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य जो एक वर्णीय उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा होती है वो क्या रिलेशन को सेटिस्फाई करती है, ए ओवर लैम्डा की पावर 5 एफ लैम्डा टी डी लैम्डा, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। जहाँ पे एफ लैम्डा टी जो है वो लैम्डा टी का फंक्शन है। एफ लैम्डा टी का मान ज्ञात करने के लिए वीन ने कृष्णिका के वर्णक्रम में ऊर्जा के वितरण वक्र तथा मैक्सवेल के ऊर्जा वितरण वक्र की परस्पर तुलना की, जिससे एफ लैम्डा टी का मान ज्ञात किया। क्योंकि वीन जो था उसने ऊष्मागतिकी के नियमों को आधार माना था, इसीलिए उसने जो ये वेरिएबल लिया है, एफ फंक्शन लिया है जो कि लैम्डा टी का फंक्शन है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए उसने मैक्सवेल का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसके साथ अपने कर्व का कंपैरिजन किया, जिससे कि एफ लैम्डा टी की जो वैल्यू निकल के आती है वो ये है ई की पावर माइनस ए बाई लैम्डा टी। यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दिया है। ठीक है, यह क्या कहलाता है, वीन का विकिरण नियम, जिसके अनुसार लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्ध्य परास के मध्य कृष्णिका के द्वारा उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा क्या होगी, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ए लैम्डा की पावर -5, ये लैम्डा 5 था उसको ऊपर लेके, और ई की पावर -a बाई लैम्डा टी डी लैम्डा। कृष्णिका का के कर्व को संतुष्ट करने के लिए जो वीन का ये विकिरण नियम है ये उस कर्व को पूरी तरह से नहीं समझा पाया था, केवल लघु तरंगदैर्ध्य का जो प्रभाग है उसी में ये संतुष्ट करता है। दीर्घ तरंगदैर्ध्य के प्रभाग को समझाने में वीन का जो विकिरण नियम है वो असफल रहा था। चूँकि हम जानते हैं वीन के विस्थापन नियम से, पिछले हमने क्लास में पढ़ा था वीन का विस्थापन नियम, लैम्डा एम यानी कि जो अधिकतम तरंगदैर्ध्य है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्योंकि हमने देखा था ना कि कर्व के अंदर क्या होता है कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है वो तापमान बढ़ने पर कम तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाती है। तापमान बढ़ता है तो ये इधर लेफ़्ट साइड में जाती है। तो लैम्डा एम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। तो वीन के विस्थापन नियम से लैम्डा एम टी बराबर बी जो है वो क्या है, वीन नियतांक कहलाता है, जिसका मान 2.898 ऐसे था ना, ये रहा 2.898 इंटू 10⁻³ मिली केल्विन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने जिसे ये लैम्डा एम जो है वो टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमारे इस नियम के अंदर जहाँ पे देखो जैसे ये है लैम्डा की पावर 5 है, तो हम इसे किससे रिप्लेस कर सकते हैं, टी की पावर 5 से। इस तरीके से जैसे यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशन में ये आया है, ई लैम्डा एम इज़ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एम की पावर -5, देन ई लैम्डा एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये जो कर्व है ये देखो यहाँ पे तो क्या है, ये स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व, तो कल हमने पढ़ा था ना स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व जो है स्पेक्ट्रमी ऊर्जा क्षमता या उत्सर्जन क्षमता के साथ इस तरीके से रिलेटेड होता है, 4/c ई लैम्डा। ठीक है, तो ये तो वेवलेंथ के साथ कर्व है, और ये वाला कर्व जो है सेकंड
ये हमारा आवृत्ति के साथ है, क्योंकि आवृत्ति जो है वो तरंग दैर्ध्य के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसीलिए इस कर्व में जब तापमान बढ़ता है तो हम उच्च आवृत्ति की ओर विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, तो वीन का विकिरण नियम जो है वो केवल लघु तरंगदैर्ध्य प्रभाव को समझाने में सफल रहा था, दीर्घ को नहीं। अब हम लोग बात करते हैं रेले व जीन्स के विकिरण नियम के बारे में। रेले व जीन्स जो था उसने कृष्णिका में अप्रगामी तरंगों की अभिधारणा को मानते हुए मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर ऊर्जा वितरण के नियम का प्रतिपादन किया। उसने कहा कि कोई भी जो कैविटी होती है उसके अंदर स्टेशनरी वेव जो है वो बनती हैं। जैसे ये अभी इसमें दिखाया है ना, ये वाली ये स्टेशनरी वेव बनती है। उसने कहा, उसने एक तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स जो है उसको बेसिस माना और दूसरा स्टेशनरी वेव का जो प्रिंसिपल है उसको बेसिस माना। रेले के अनुसार क्या होता है, कृष्णिका की जो दीवारें होती हैं उनमें स्थित जो परमाणुइक दोलित्र होते हैं उनके द्वारा विकिरण तरंगें उत्पन्न होती हैं, और ये तरंगें जो होती है ये उसी प्रकार उत्पन्न होती है जिस प्रकार एक क्यूबिक कैविटी या घनाकार कोटर में अप्रगामी तरंगें उत्पन्न करता हुआ किसी निश्चित तरंगदैर्ध्य की तरंगें उत्पन्न करता है। यानी कि कैविटी के अंदर जो दोलक रहते हैं वो दोलक क्या करते हैं, किस तरीके से अपनी वेव्स जो हैं या विकिरण जो है वो बाहर निकालते हैं, ये उसी तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए कोई क्यूबिक कैविटी है या घनाकार कोटर है, या ऐसे मान लीजिए एक घनाकार डिब्बा है जिसके अंदर एक सिरे से या एक दीवार पे उपस्थित परमाणविक दोलित्र जो है वो कोई विकिरण उत्सर्जित कर रहा है, तो वो विकिरण जो है वो सामने वाली दीवार से टकरा करके वापस लौट आता है, यानी कि स्टेशनरी वेव्स बन जाती हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त मैक्सवेल बोल्ट्जमान के ऊर्जा समविभाजन के सिद्धांत को भी उसने आधार माना था। अब देखिए जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं उनके मोड ऑफ वाइब्रेशन को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे स्टेशनरी वेव का इक्वेशन। ये होता है स्टेशनरी वेव का इक्वेशन, y विस्थापन को बताएगा, a एम्पलीट्यूड साइन k वेक्टर डॉट r वेक्टर cos ओमेगा t। k वेक्टर जो है यहाँ पे k x x, k y y, k z z, r डिस्प्लेसमेंट k जो है वो अपना 2π/λ जो होता है तरंग संचरण नियतांक जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये जो अप्रगामी तरंगे होती हैं उनके लिए हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि ये, तो इन अप्रगामी तरंगों के लिए हम लोग यहाँ पे जैसे ये kx है उसका मान nx/a, ky है उसका मान ny/a, और kz है उसका मान क्या हो जाता है nz/a हो जाता है। यहाँ पे nx, ny और nz जो है उसकी क्या वैल्यू रहती है 1 2 3 n इस तरीके से वेरी करती है। और nx क्या है, x दिशा में अर्ध तरंगदैर्ध्य की संख्या, ny y दिशा में अर्ध तरंगदैर्ध्य की संख्या। तो देखो ये जो हमारा डायग्राम है k इज इक्वल टू क्या होता है 2π/λ और nx/a, इसमें क्या होता है अर्ध तरंगदैर्ध्य कितनी है 1, इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है 3, इस तरीके से इनके मान रखे गए हैं। तो k इज इक्वल टू kx², ky², kz², इनके मान रख दिए टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे nx², ny², nz², π² a² हो जाता है। अब इस π² a² को आप इस साइड ले जाइए, तो इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा nx², ny² nz² इज इक्वल टू k² a² π² बन जाता है। जहाँ पे k तो अपना क्या है 2π/λ होता है। तो आप क्या करोगे, k का जो मान है, तो हमारे पास जो है ये वाला जो इक्वेशन आता है इसमें k का मान रख देंगे 2π/λ, या फिर लैम्डा को रिप्लेस कर देंगे क्योंकि आवृत्ति न्यू जो होती है वो होती है λ/c। ठीक है, तो न्यू के बराबर अगर λ/c रखते हैं तो वो वापस से वही बन जाता है 2π/λ बन जाता है। तो इस वैल्यू को आप लोग ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो हमारे पास ये आ जाता है nx² ny² nz² इज इक्वल टू 4a² μ²
सी स्क्वायर। अब ये वाला जो इक्वेशन है वो एक स्फीयर के इक्वेशन के बराबर होता है, गोले के इक्वेशन के बराबर होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसका मतलब ये इसका क्या है, आर है। तो एन एक्स एन वाई और एन जेड का जो हर एक मान है वो एक मोड ऑफ वाइब्रेशन को शो करता है। अगर मान लीजिए कि ये एक स्फीयर का इक्वेशन है तो एन एक्स एन वाई एन जेड का हर धनात्मक मान जो है वो मोड ऑफ वाइब्रेशन को शो करेगा, जो आवृत्ति 0 से न्यू के लिए रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि उस स्फीयर के आयतन के 1/8वें हिस्से में सभी धनात्मक मान होंगे, अगर हमें सिर्फ धनात्मक लेने हैं तो। ठीक है, यानी कि उस आयतन के 1/8वें हिस्से में जितने भी एन एक्स एन वाई एन जेड के मान होंगे वो मोड ऑफ वाइब्रेशन को या कंपन की विधाओं को शो करेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे इसका ये इसकी रेडियस हो गई 2a/c, तो इसके आयतन का 1/8वां हिस्सा 1/8, ठीक है 1/8, और आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर हमारा क्या हो गया 2a/c इसकी क्यूब। तो फिर जब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2 की क्यूब है तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 4π/3 एज इट इज़ रह जाएगा, a क्यूब न्यू क्यूब और c क्यूब। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो ये हमारा एक्सप्रेशन एग्जैक्टली क्या है, ये एक्सप्रेशन है आवृत्ति न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू प्रास में कंपन विधाओं की संख्या है ये। ठीक है, अब अगर हम लोग कंपन विधाओं की संख्या ये है 0 से, जो अभी ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन था ये हमारा आवृत्ति 0 से न्यू के लिए कंपन विधाओं की संख्या है। अब हम लोग निकालेंगे न्यू से न्यू प्लस डी न्यू आवृत्ति प्रास में कंपन विधाओं की संख्या। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी न्यू के रिस्पेक्ट में, न्यू के रिस्पेक्ट में। न्यू की पावर 3 है तो 3 न्यू स्क्वायर और डी न्यू आ जाएगा। ये 3 जो है इस 3 को कैंसिल कर देगा और न्यू स्क्वायर डी न्यू बन जाएगा, जो हमारा इस एक्सप्रेशन में बन गया है। ठीक है, अब चूँकि ये ईएम वेव्स होती हैं, इनके ध्रुवण की या इनके पोलराइजेशन की 2 अवस्थाएं होती है, इसीलिए इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि आवृत्ति न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के मध्य प्रति एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या जो है वो 8π न्यू स्क्वायर ओवर c की पावर 3 डी न्यू ये हो जाएगा। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो हमारे पास ये a क्यूब जो था ना, क्योंकि ये एक्सप्रेशन क्या है प्रति एकांक आयतन है और a क्यूब क्या है क्वार्टर का या जो भी कैविटी है उसका हमने वॉल्यूम माना है, आयतन माना है। तो जब प्रति एकांक आयतन करेंगे तो ये a क्यूब जो है उससे डिवाइड हो जाएगा और वो यहाँ इस एक्सप्रेशन से रिमूव हो जाएगा। तो आवृत्ति न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में प्रति एकांक आयतन कंपन विधाओं की संख्या ये हो जाएगी। ठीक है, ये आवृत्ति में है। और अगर तरंगदैर्ध्य के फॉर्म में रखना है लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू इज इक्वल टू c/λ होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर न्यू बराबर, तो न्यू जो है हमारे पास जो न्यू है उसके लिए क्या करेंगे, न्यू बराबर c ओवर लैम्डा है। तो जब हम लोग डी न्यू करेंगे तो डी न्यू बराबर -c ओवर लैम्डा स्क्वायर और क्या बन जाएगा, डी लैम्डा बन जाएगा। ये वाला मान जो है हमें डी न्यू की जगह रख देना है और न्यू जो है उसकी जगह भी हमें क्या रखना है, c ओवर लैम्डा। ये न्यू स्क्वायर है, यहाँ पे c स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और डी न्यू की जगह क्या हो जाएगा, डी न्यू की जगह -c ओवर लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। इस तरीके से न्यू स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर हो गया, तो इस तरह लैम्डा की पावर 4 बन जाती है और ऊपर c का स्क्वायर बन जाएगा। c का स्क्वायर बनेगा तो c का क्यूब बन जाएगा, क्योंकि न्यू का स्क्वायर करेंगे ना तो इसका भी स्क्वायर होगा और ये एक c क्यूब बन जाएगा। तो ये c क्यूब कैंसिल हो जाएगा और नीचे लैम्डा की पावर 4 हमारे पास इस एक्सप्रेशन में आ जाती है। यानी कि ये क्या है, तरंगदैर्ध्य प्रास लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य प्रति एकांक आयतन कंपन विधाओं की संख्या है और हर एक कंपन विधा के साथ केटी ऊर्जा एसोसिएटेड होती है। ठीक है, ये है मैक्सवेल बोल्ट्जमान का ऊर्जा संविभाजन का सिद्धांत कि हर एक मोड ऑफ वाइब्रेशन के साथ केटी ऊर्जा होती है। तो हर एक मोड के साथ अगर केटी है तो इतने मोड के साथ कितनी ऊर्जा होगी, तो वो हो जाएगी, इसको आप गुणा कर दोगे। तो लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य
ऊर्जा घनत्व जो है वो यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू एन लैम्डा डी लैम्डा के टी। तो इस तरीके से इसका जब मान रखोगे तो क्या आ जाएगा 8 पाई के टी ओवर लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा। अब इसे ये वेवलेंथ की फॉर्म में है और आप चाहो तो इसे आवृत्ति की फॉर्म में भी शो कर सकते हो, वो वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया था। ठीक है, तो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन आया है आवृत्ति का जो ऊर्जा घनत्व का आवृत्ति की फॉर्म में, उसमें देखो क्या है, उस एक्सप्रेशन के अंदर यू न्यू जो है, उस एक्सप्रेशन के अंदर यू न्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर। ये देखो न्यू स्क्वायर है यहाँ पे, ये है यू न्यू ऊर्जा घनत्व। तो इसका मतलब ये हो गया ये ऊर्जा घनत्व आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ता है। अगर आवृत्ति जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक बढ़ जाए, 0 से लेके इन्फिनिटी तक बढ़ जाए, तो ये ऊर्जा घनत्व भी 0 से इन्फिनिटी तक बढ़ जाता है। तो ऊर्जा घनत्व तो इन्फिनिटी हो नहीं सकता। इस घटना को हम लोग पराबैंगनी विपद या अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी भी कहते हैं, यानी कि ऊर्जा घनत्व का आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होना, जिससे कि आवृत्ति के 0 से अनंत मान तक बढ़ने पर ऊर्जा घनत्व भी अनंत हो जाता है। इस घटना को अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी कहते हैं और ये सही नहीं है। तो इसका मतलब रेले जीन्स का जो विकिरण नियम है वो भी इस कर्व को कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर पाता। यह है दीर्घ तरंग दैर्ध्य के प्रभाव को ही समझा पाता है। या दीर्घ तरंग दैर्ध्य कहें या लघु आवृत्ति कहें, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो आवृत्ति कम होगी और अधिक आवृत्ति पर तो ये यहाँ उलझ जाता है। इस तरीके से रेले जीन्स का विकिरण नियम जो है वो भी सही से कृष्णिका विकिरण के ऊर्जा वितरण नियम को नहीं समझा पाया। ये देखिए स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व और ये है आवृत्ति। रेले जीन्स का नियम आवृत्ति के कम मान के लिए सही है और वीन का विकिरण नियम जो है वो आवृत्ति के उच्च भाग या दीर्घ लघु तरंग दैर्ध्य के लिए सही है। अब ये तरंग दैर्ध्य के फॉर्म में कर खींचा है। रेले जीन्स का विकिरण नियम अधिक तरंग दैर्ध्य के लिए सही है। ठीक है, ये वेवलेंथ की फॉर्म में है और ये आवृत्ति। वेवलेंथ में तो रेले जीन्स का नियम उच्च वेवलेंथ या हाई वेवलेंथ के लिए करेक्ट है और लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी पर वो यहाँ यू न्यू जो है वो न्यू स्क्वायर के समानुपाती होने की वजह से अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी की घटना हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमने रेले जीन्स और वीन के विकिरण नियम के बारे में पढ़ा। रेले जीन्स और वीन जो है वो उन दोनों ने अपने अपने प्रिंसिपल्स को मानते हुए इसको समझाने की कोशिश करी थी। नेक्स्ट क्लास में हम वीन और रेले जीन्स के नियमों की असफलता और किस तरीके से हम लोग आगे क्वांटम इनको सही किया था, क्वांटम थ्योरी से इनको सेटिस्फाई कर पाई थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, इसके बारे में पढ़ेंगे। इन टॉपिक के अंदर अब अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई हो, अभी लास्ट में तक हमने जितना भी पढ़ा है 2 क्लासेस में, तो आप पूछ सकते हो। कंटिन्यू क्लासेस को देखते रहिए और स्टे हेल्दी और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।